अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। पशुओं का गलघोंटू रोग है घातक, समय पर कराएं टीकाकरण। रोगों के नियंत्रण में सहायक है ट्राइकोडर्मा विरिडी। हमारे प्रदेश के किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी दुधारू पशुओं में भी कुछ घातक बीमारियां देखने में आती है और इन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू। इस बीमारी से ग्रसित पशुओं का समय से टीकाकरण और इलाज नहीं कराने पर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालक इस बीमारी से पशुओं का बचाव और उपचार कैसे कराएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सालय बीना जिला सागर के सहायक पशु चिकित्सक डॉक्टर HC यादव। मैं आज आपको बरसात के समय में हमारे गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में होने वाली छुआछूत से होने वाली जानलेवा बीमारियों के संबंध में आपको कुछ जानकारी दूंगा। इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम गला घोंटू बीमारी के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। गला घोंटू बीमारी बरसात के दिनों में हमारे गौ एवं भैंस वंशी दोनों प्रकार के पशुओं में होती है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा हमारी भैंसों में देखने को मिलती है। भैंसों में भी जो हमारी गौशाला में सबसे तंदुरुस्त भैंस होगी या सबसे तंदुरुस्त पड़िया होगी, 6 महीने से बड़ी ओसर होगी, उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा उसको बीमारी पकड़ेगी। दूसरे नंबर पर गायों के हीपर्स, बछड़ों में। पशुओं में होने वाला यह जीवाणु जनित संक्रामक रोग है जो कि पशुओं में बहुत तेजी से फैलता है। यह रोग पास्चुरेला मल्टोसीडा नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इसका जीवाणु सांस नली में तंत्र के ऊपरी भाग में मौजूद होता है। मौसम परिवर्तन के कारण पशु गलघोंटू रोग की चपेट में आ जाता है। मैं इस बीमारी के लक्षणों पे फिर से एक बार आपको प्रकाश डालूंगा। इसके लक्षणों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लक्षणों में सर्वप्रथम पशु को बुखार। तो बरसात जैसे शुरू होती है, हमें अपने रात में अपनी गौशाला में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अगर कोई पशु हमारा अनमना है, बुखार की स्थिति में है, तो उस पर ज़रूर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद, 5 या 6 घंटे बाद, पशु के गले में जबड़े के नीचे सूजन भी दिखने लगती है, नाक से स्राव आने लगता है, मुँह से लार निकलने लगती है,
अगर हम 10 से 11 घंटे और लेट हो जाते हैं या और देरी कर जाते हैं तो पशु के मुंह से आवाज़ भी आने लगती है, जिसमें सीटी जैसी पशु की आवाज़ बजती है। पशु बैठ नहीं पाता है, पशु बेचैन हो जाता है, बैठने से उसकी सांस रुकने लगती है, इसलिए पशु नहीं बैठता है, इधर उधर घूमने लगता है। घूमने के साथ ही अगर और ज़्यादा इससे ज़्यादा समय 18 से 24 घंटे में पशु सांस रुकने एवं पेट फूलने की स्थिति में पशु की मृत्यु हो जाती है। पशुपालक भाइयों, यदि आपके किसी जानवर में गलघोटू रोग आ चुका है तो इस बीमारी को अन्य पशुओं में फैलने से रोकना तो जरूरी होता ही है, साथ ही साथ बीमार पशु का इलाज पर भी विशेष ध्यान दें, जिससे आपका पशु इस गंभीर रोग से बच सके। यह बीमारी सामान्यतः एक दूसरे के बीमार पशु के संपर्क में आने से फैलती है। जब एक बीमार पशु दूसरे पशु के साथ खाना खाता है या साथ में पानी पीता है तो ये बीमारी बहुत जल्दी दूसरे पशु के लिए लग जाती है। किसान भाइयों, अगर हमारे पशुओं में इस तरह के लक्षण, अगर हमारे जानवर में रात में दिन में किसी भी समय ऐसे लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत इस स्थिति में हमें अपने पशु को, उस पशु को जो बीमार है, अपनी गौशाला से अपने अदर और जानवरों के साथ में नहीं रखना चाहिए। उस पशु को अलग बांध देना चाहिए। उस पशु का जूठा, चारा, पानी अन्य पशुओं को ना खाने दें। रोगी पशु को सार्वजनिक स्थल जैसे कि चारागाह और अन्य स्थान जहां पशु एकत्र होते हैं वहां ना ले जाएं, क्योंकि यह रोग सांस द्वारा साथ पानी पीने एवं चारा चरने से फैलता है। मरे हुए पशुओं को कम से कम 5 फुट गहरा गड्ढा खोदकर चूना और नमक छिड़ककर अच्छी तरह से दबाएं। एवं आपके निकट जो भी संस्था, शासकीय संस्था है, अगर आप अपने पशु को चिकित्सा संस्था तक ले जाने में समर्थ हैं तो वहाँ ले जाके तुरंत इलाज कराएं। अगर पशु जाने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर को, पशु चिकित्सक को अपने घर पर बुलाएं एवं इस बीमारी का इलाज प्रथम स्टेज में अगर करवा लें तो आपके पशु को ठीक होने के चांस पूरी तरह से रहते हैं। बीमार पशु के इलाज के लिए एंटीबायोटिक संवेदनशीलता परीक्षण विशेष रूप से आवश्यक है। इसके बाद ही पशु में एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि इस रोग के लिए प्रभावी एंटीबायोटिक दवा हैं। पशुपालक भाइयों, जैसा कि एक कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव होता है, इसलिए जरूरत है कि आप ऐसे उपायों को अपनाएं जिससे आपके पशुओं में घातक बीमारियां हो ही नहीं। इस गलाघोटू बीमारी को रोकथाम के लिए सबसे पहला कार्य है मध्य जून में अपने पशुओं का, समस्त दुधारू पशुओं का गलाघोटू बीमारी का टीकाकरण करवा लें। इस बीमारी का टीकाकरण हमारे शासकीय अस्पतालों में एवं बाज़ार में सब उपलब्ध है। हम चाहें तो अपने शासकीय अस्पतालों से इस बीमारी का टीकाकरण माह जून में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में हर हाल में करवा लें। इस गलाघोटू बीमारी के टीकाकरण में जो 6 महीने से उम्र के ऊपर के हैं उनमें 5 ml वैक्सीन चमड़ी के अंदर सबकट रूट से लगवा लें और 1 हफ्ते में ये वैक्सीन इनमें पूरी तरह से इम्यूनिटी पैदा कर देती है और पशु हमारा इस बीमारी से पूरी तरह से बचने के लिए स्वस्थ हो जाता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। जशपुर के कुमकुरी में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। दुर्घटना में को रोकने के लिए गाड़ी चालकों को किया गया जागरूक। वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। कवर्धा में सड़क हादसे में 14 मवेशियों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों को रौंदा, मौके पर ही 14 मवेशियों की मौत। बलरामपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर की कार्रवाई की और आरोपी से 800 ग्राम गांजा जब्त किया गया। आरोपी को भेजा गया जेल। कुंडा गांव में नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दिल्ली के गोविंदपुरी से किया गिरफ्तार, दोनों को भेजा गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
फसलों में रासायनिक दवाओं के अधिक प्रयोग से मिट्टी और उत्पाद दोनों पर खराब असर पड़ता है, जबकि बाजार में कई ऐसे जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जिनका आप फसलों में प्रयोग करके कीट रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी एक फफूंदनाशक ट्राइकोडर्मा के बारे में बताएंगे, जिस पर चर्चा कर रहे हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज वर्णवाल। किसान भाई, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा एक बहुत अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है जो खास करके बहुत सारे बीमारी को रोकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि जो भी मिट्टी जनित रोग होते हैं उसमें इसका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। जैसे मुरझाने वाली बीमारी चना में लगता है, अरहर में लगता है, टमाटर में लगता है, बैगन में लगता है। इस तरह से कई फसलों में ये इसका खास करके देखा गया ये बीमारी आती है। या डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ लगता है, खास करके बहुत सारे वेजिटेबल्स में लगते हैं। तो डैम्पिंग ऑफ बीमारी रोकने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करने का सलाह देते हैं। आधुनिक तकनीकी में ट्राइकोडर्मा का उपचार किसानों के लिए हर हाल में फायदेमंद है। दरअसल ट्राइकोडर्मा घुलनशील जैविक फफूंदी नाशक एक कवक है। धान, गेहूं, दलहनी, औषधीय, गन्ना और सब्जियों की फसल में प्रयोग करने से उसमें लगने वाले फफूंद जनित तना, गलन, उकठा आदि रोगों से निजात मिल जाती है। इसका प्रभाव फलदार वृक्षों पर भी लाभदायक है। इसकी कीमत या लागत भी रासायनिक दवाइयों से काफी कम है। साथ ही पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित होता है। इसका प्रयोग किसान आसानी से कई तरह की फसलों में कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा वास्तव में एक बायो कंट्रोल एजेंट है। इसमें देखा जाता है कि इसमें दूसरे सूक्ष्म जीवाणु को खाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कहने का अर्थ यह है ट्राइकोडर्मा अपने आप में एक फंगस है जो दूसरे फंगस को खाता है। ऐसा देखा जाता है कि ट्राइकोडर्मा खास करके एक ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है जो 2-3 तरह से उपयोग किया जाता है। पहला, बीज का बीज बोने से पहले बीज का बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार जनरली हम लोग बोलते हैं 6 ग्राम से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा तक प्रति किलो बीज की दर से बीज उपचार करने का सलाह देते हैं। दूसरा, ट्राइकोडर्मा को छिड़काव करके भी इसको बहुत सा बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा इसका प्रयोग हम लोग खास करके ट्राइकोडर्मा को पौधे के जड़ के पास में डालने पर भी बीमारी को रोका जा सकता है। किसान भाई 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 25 मिलीलीटर पानी में घोल लें। ये घोल 1 किलोग्राम बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त है। धान की नर्सरी और अन्य कंद वाली फसलों 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल 1 लीटर पानी में बना लें। नर्सरी पौध को तैयार घोल में आधे घंटे तक भिगो लें। इसके बाद रोपाई कर दें। प्रति एकड़ खेत में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा 100 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव भी कर सकते हैं। भूमि शोधन के लिए 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 15 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर 1 से 12 घंटे तक छाया में रखें। उसके बाद प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में मिला दें। इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी बनाते समय छिड़काव करें या गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाकर क्यारियों में बिखेर दें। खास करके हम लोग कहते हैं सब्जी में और फल में इसका बहुतायत में इसका प्रयोग होता है। ऐसा देखा जाता है खास करके किसान भाई कि ट्राइकोडर्मा को हम लोग गोबर में मिक्स करते हैं। जनरली हम लोग 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम गोबर में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में उसको 15 से 20 दिन तक सड़ाते हैं। उस सड़ने से फायदा ये होता है कि ट्राइकोडर्मा गोबर में वो तेजी से मल्टीप्लाई करता है और उसका मास मल्टीप्लिकेशन होता है। और बुआई या रोपाई के समय में ये उस समय जड़ के पास में छोटा छोटा आटा का लोई इतना गोल इतना छोटा छोटा बना करके उस जड़ के पास में रोपाई के समय में दिया जाता है। खास करके बैगन की जब खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं उस तरह से करके उसमें दिया जाता है। और ऐसा भी देखा जाता है खास करके अमरूद में भी मुरझाने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आती है। अमरूद में मुरझाने वाली बीमारी से बचने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का भी व्यवहार करते हैं। तो उसके जड़ के 1 मीटर डायमीटर का एक चारों तरफ रिंग बना देते हैं, छोटा सा गड्ढा कोड़ देते हैं। उसी गड्ढे में ट्राइकोडर्मा का गोबर जो वेस्ट जो खाद बनता है वो ट्राइकोडर्मा गोबर वेस्ट खाद को जड़ के चारों ओर डाल देते हैं। डालने से मुरझाने वाली बीमारी निश्चित रूप से रोक सकते हैं।
ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे ट्राइकोडर्मा के विकास और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नमी बहुत आवश्यक है। इसीलिए इसके इस्तेमाल से पहले देख लें कि मिट्टी सूखी ना हो। जिस खेत में ट्राइकोडर्मा को डाला गया हो उस खेत में 1 सप्ताह तक कोई भी फंगीसाइड या फफूंदी नाशक का इस्तेमाल न करें। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि सूर्य की किरणें उस पर सीधे ना पड़े। ट्राइकोडर्मा से उपचारित गोबर की खाद अधिक दिनों तक के लिए न रखें। उपचारित गोबर की खाद का इस्तेमाल अधिकतम 3 से 4 माह तक करना अच्छा रहता है। ट्राइकोडर्मा सभी सरकारी बीज भंडारों तथा दवा की दुकानों में उपलब्ध है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालयों से भी इसको आप ले सकते हैं। यही नहीं, एक चीज बताना चाहूँगा किसान बंधु, जो मार्केट में ट्राइकोडर्मा मिलता है उसका लाइफ वास्तव में 6 महीने का होता है। इसलिए दवा खरीदने से पहले एक चीज़ आपको अवश्य याद होना चाहिए कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेना चाहिए। 6 महीना से पुराना हुआ तो निश्चित रूप से दवा उतना कारगर नहीं होता है। अगर 2 महीना 3 महीना पुराना मैन्युफैक्चरिंग मिले तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन 6 महीने के पुराना ट्राइकोडर्मा वो आप व्यवहार में नहीं ला सकते हैं। इसलिए खरीदते समय किसान बंधु विशेष रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम समझते हैं कि अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और इस तरह से आप समृद्ध भी होते जाएंगे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जशपुर के कुमकुरी में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। दुर्घटना में को रोकने के लिए गाड़ी चालकों को किया गया जागरूक। वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। कवर्धा में सड़क हादसे में 14 मवेशियों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने मवेशियों को रौंदा, मौके पर ही 14 मवेशियों की मौत। बलरामपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर की कार्रवाई की और आरोपी से 800 ग्राम गांजा जब्त किया गया। आरोपी को भेजा गया जेल। कुंडा गांव में नाबालिग का अश्लील फोटो वायरल करने में 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने दिल्ली के गोविंदपुरी से किया गिरफ्तार, दोनों को भेजा जेल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि पिछले दिनों राज्य में कहीं अधिक तो कहीं हल्की बहुत बारिश हुई, ऐसे में जो किसान फसलों की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं, तो किसान भाइयों, आप वर्षा नमी को संरक्षित करते हुए मोड़ की उन्नत तकनीक से खेती किस प्रकार से करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे अधिक सूखा सहनशील दलहनी फसल है। यह सूखाग्रस्त रेगिस्तान क्षेत्रों की महत्वपूर्ण फसल है। मोठ का उपयोग दाने, हरी खाद, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोठ की फसल कम वर्षा व रेतीली भूमि में आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी जड़ें भूमि में गहराई तक जाकर भूमि के नमी ग्रहण कर लेती है। इसकी जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु वातावरण की नाइट्रोजन को भूमि में इकट्ठा करता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकती है, साथ ही भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है। खेत की तैयारी। मोठ की खेती हल्की भूमियों में अच्छी होती है। मोठ के लिए बलुई और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मोठ की खेती के लिए 2 बार हैरो से जुताई करें और 1 जुताई कल्टीवेटर से करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। उन्नत किस्में।
आज के समय में मोठ की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार चयन करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जो इस प्रकार से है: CZM2, RMO 40, RMO 257, RMO 225, RMO 435, मरुबहार, जड़िया, ज्वाला, काजरी मोठ 3, काजरी मोठ 2 की बुवाई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खाद और उर्वरक। मोठ की खेती के लिए खेत को तैयार करते समय 2.5 टन गोबर की खाद भूमि में अच्छी तरह से मिला देनी चाहिए। मोठ दलहनी फसल होने के कारण इसे नाइट्रोजन की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो बुआई के समय प्रयोग किया जाता है। बीज दर। मोठ की उन्नत खेती के लिए 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, फसल को कीट व्याधियों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। इसके लिए सबसे पहले फफूंदी नाशी 2 ग्राम थीरम या कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज से उपचारित करते हैं। इसके बाद कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करते हैं और अंत में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर से 10 किलो बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुवाई करते हैं। बुआई विधि और दूरी। मोठ की बुवाई 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए, लेकिन शीघ्र पकने वाली किस्मों की 30 जुलाई तक बुआई की जा सकती है। मोठ की बुवाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हैं। खरपतवार नियंत्रण। मोठ की फसल को खरपतवार बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के तुरंत बाद और 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन की 3.3 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। फसल जब 25 से 30 दिन की हो जाए तो एक गुड़ाई हाथ से कर देनी चाहिए। ऐसा करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है और आने वाले समय में फसल से भरपूर पैदावार मिलती है, जिससे किसान को मोठ की खेती से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झुमरी, जिला इटारसी के कृषक जगत सिंह ने। ये ज्वार की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो जगत सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं ज्वार की फसल की। तो इसमें अगर भूमि का चयन की हम बात करें तो इसमें जो है वैसे तो सभी भूमि में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन अधिक उत्पादन लेने के लिए चिकनी मिट्टी जिसका पीएच मान 5 से 7 हो वो इसके लिए उपयुक्त है। और इसमें एक विशेष बात जो ध्यान रखने वाली हो कि इस मिट्टी में जो है उचित जल निकास की सुविधा हो। इसके बाद बात आती है खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले आप इसकी अच्छी गहरी जुताई कर लें, उसके बाद 2 से 3 बार पाटा चलाकर खेत को अच्छी तरह समतल कर लें। 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर आप अच्छी भुरभुरी कर लें, जिससे कि अच्छा बीज को अच्छा जर्मिनेशन मिल सके। अंतिम जुताई के समय 10 से 15 टन गोबर की अच्छी विघटित खाद जो है अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलो सल्फर और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, सल्फर और पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग बोनी के समय बीज के नीचे प्रयोग करना चाहिए और शेष बची नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग जब फसल 30 से 35 दिनों की हो जाए, यानी पौधे जब घुटनों की ऊंचाई के हों, तब पौधों से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर साइड ड्रेसिंग के रूप में देकर डोरा चलाकर भूमि में मिला दें। अगर इसमें हम उन्नत किस्मों की बात करें तो राजस्थान चरी 2, पूसा चरी 23 जो है ये चारे के लिए अच्छी उन्नत किस्में हैं। दाने के लिए बात करें तो SSG 59,
और CSH5 SPV 96 जिसको RJ96 भी बोलते हैं, और PCH 106, ये जो है कुछ उन्नत किस्में हैं जिसको अगर आप उपयोग करेंगे तो आप अच्छा से अच्छा उत्पादन जो है अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, ज्वार की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ ज्वार की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर भी ध्यान देना होगा, तभी आपको ज्वार की फसल से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और बीज दर की जहाँ तक बात है, वहाँ पर 12 से 15 kg बीज जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है पर्याप्त है। लेकिन अगर आप चारे के लिए इस फसल को लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है बीज दर 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको लगाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बीज उपचार करने के लिए 2 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम की दर से आप बीज को अच्छी तरह से उपचारित कर ले, जो कि आपको शुरुआती जो रोग हैं उससे आपको जो है नियंत्रित हो जाते हैं बीजोपचार से। इसके साथ ही साथ PSB और एजोस्पिरिलियम से भी आप इसका बीजोपचार करें, जो कि 5-5 ग्राम प्रति किलो की दर